2 बजे तक बता दिया करो कि मैम आज क्लास टाइमिंग थोड़ा चेंज कर लो, उस हिसाब से मैं शेड्यूल कर लूँगी, ठीक है? एकदम सडनली चेंज होने से ना बाकी स्टूडेंट्स को भी दिक्कत होती है। ओके? ओके, चलिए, तो शुरू करते हैं आज का जो क्लास है उसको। कल के क्लास में मैंने हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया था, जीएस पेपर 1 क्या होता है इसके बारे में बताया था। क्या-क्या सिलेबस हमें डिस्कस करना है इसका एक ओवरव्यू दिया था, राइट? आज हम लोग थोड़ा-सा और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देखा था कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या-क्या पढ़ना है, कौन-सा टॉपिक मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन-सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उस एग्जाम्स के साथ आप लोग थोड़ा-सा मैच कर लीजिएगा कि कितना कवर हो रहा है, कितना ड्यू रह जा रहा है, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे मिडिएवल हिस्ट्री का। मिडिएवल हिस्ट्री, ये वो पीरियड है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में आता है। ज़्यादातर ये बहुत सारे एनसीईआरटीज़ में आजकल जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, मिडिएवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा टाइम जो लोग हैं, इसको मुस्लिम हिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है? ये ज़्यादातर टाइम 12th सेंचुरी के बाद का पीरियड है। 12th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स जब तक इंडिया पे नहीं आते हैं, ये उस टाइम पीरियड का हिस्ट्री है, 12th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। और एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब मतलब जभी भी आप लोग हिस्ट्री को देखते हो, हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप लोगों को ना टाइमलाइन स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कौन-सा टाइमलाइन होता है, कितने टाइम पीरियड से कितने टाइम पीरियड तक को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, मिडिएवल हिस्ट्री के लिए कौन-सा टाइम पीरियड होता है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन-सा टाइम पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी टाइम जो स्टेट बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे टाइमलाइन से भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कि जैसे 3-4 बैटल के बारे में बता दिया जाएगा और वो पूछा जाएगा कि बताओ क्रोनोलॉजिकली कौन-सा बैटल किसके बाद हुआ है, या तो अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसीलिए हिस्ट्री के जितने भी इवेंट्स हैं जो मोटा-मोटा है, उसको टाइमलाइन के बेस पे उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड कब से कब तक था, ठीक है? क्रोनोलॉजिकली कौन-सा इवेंट कब हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिडिएवल हिस्ट्री को अगर हम लोग देखेंगे, तो 12th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री बोलते हैं। काफ़ी टाइम 17th सेंचुरी भी होता है, तो आप लोग 17th टू 18th सेंचुरी ही ध्यान में रखिएगा। 12th सेंचुरी टू 17th और 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड है, जिसको हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री बोलते हैं। अब इस पीरियड में क्या-क्या हुआ है, हमें ये सब कुछ देखना है। जैसे दिल्ली सल्तनत, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि दिल्ली सल्तनत क्या है, राइट? तो दिल्ली सल्तनत जैसे कि स्लेव है, मामूर डायनास्टी है, खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, सैयद डायनास्टी, लोधी डायनास्टी। तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी डायनास्टीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? या फिर आप लोग कह सकते हो फैक्चुअल क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ से। ये जो पोर्शन है, फैक्चुअल एग्ज़ामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? यहाँ से मेंस में क्वेश्चन्स थोड़ा-सा कम आता है। जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए ये वाला एरिया बहुत ही एग्ज़ामिनर का एकदम पसंदीदा पार्ट होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तो सीधा-सीधा सवाल आता है कि बताओ दिल्ली सल्तनत में कितने डायनास्टीज़ हुआ करते हैं? कौन से डायनास्टीज़ किसके बाद आता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हुआ करता है इन डायनास्टीज़ का? तो इसीलिए भी दिल्ली सल्तनत में जितने भी डायनास्टीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एम्परर है? कौन सी डायनास्टी के फेमस एम्परर कौन है? ठीक है? किसके साथ किसका क्या बैटल हुआ था? यहाँ पे हर एक डायनास्टी का अलग सा सिस्टम देखने को मिलेगा। हर डायनास्टी का अलग सा इकोनॉमिक सिस्टम होता है। उसके बाद उनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग होता है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग होता है, उनका आर्ट एंड कल्चर अलग होता है। सी दिल्ली सल्तनत और मुगल्स दोनों में फ़र्क है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं, अभी अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं, अपने बिगिनिंग पीरियड पे, इनिशियल फेज़ पे दिल्ली सल्तनत और मुगल्स को ना एक समझ लेते हैं। बट ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बीच में फ़र्क है, ठीक है? दिल्ली सल्तनत ये वो जगह है जैसे अ
ये इंडिया का नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है? अब देखो, दिल्ली सल्तनत में जितने भी डायनास्टी वाले लोग थे, ये सारे डायनास्टीज़ इंडिया के दिल्ली में ही अपना सेटलमेंट को एस्टेब्लिश करते हैं। बट इसके जो फाउंडर्स थे, ये सब नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडिया पे आते हैं। लेकिन कहाँ से आते हैं, ये मैटर करता है। ये जितने भी दिल्ली सल्तनत के लोग थे, ये यहाँ पे अरब में एक अरब का जो फेमस एम्पायर एम्पायर हुआ करता था, उस एम्पायर के स्लेव हुआ करते थे। और ये स्लेव जब बागी बने, रिवोल्ट करके इस तरफ आ गए, फिर इंडिया में वो इन्वेड करने आए, इंडिया में घुसे, उनको लगा कि ये बहुत ही अच्छा कंट्री है, यहाँ पे हम लोग रह सकते हैं और इंडिया में आके बस गए और इन्होंने अपना दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है? बाकी होता है मुगल्स। अब ये लोग ना कुछ यहाँ से आते हैं, ठीक है? या फिर आप लोग कह सकते हो चाइना के जो मंगोल वाले एरिया है, यहाँ से भी आते हैं। मैं जब इनको डिस्कस करूँगी, डिटेल्स में डिस्कस करूँगी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के जो फाउंडर्स हैं या फिर जो उनका जो एंसेस्टर्स हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी बस आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये सेम पीपल नहीं थे। दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर्स हुआ करते थे, वो लोग अरबियन एम्पायर का स्लेव हुआ करते थे, बट जो मुगल्स होते थे, ये इंडिपेंडेंट पीपल थे और ये मंगोल से आए थे या फिर आप लोग कह सकते हो जितना साउथ एशियन नेशन है, वहाँ से ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड से लेके इंडिया में एंट्री किए थे, ठीक है? और इनका जो एस्टेब्लिशमेंट था, ये पाकिस्तान के एरिया में भी था और इंडिया में भी था। बट दिल्ली सल्तनत के ज़्यादातर जो डायनास्टीज़ हैं, उनका एम्पायर हमेशा दिल्ली, आगरा इस नॉर्दर्न सेक्टर में ही था। ये क्लियर हुआ, कुछ समझ आया दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में? खिलजी डायनेस्टी एक खिलजी है। आपने बहुत ही फेमस अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में तो नाम सुना ही होगा। तो ये वो खिलजीज़ है, ठीक है? जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी भी आया था पद्मावत करके, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था, राइट? तो ये वही खिलजी डायनेस्टी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, यहाँ पे कितने किंग थे, वो लोग कितने ज़्यादा खतरनाक थे, इंडिया के लिए उन्होंने क्या-क्या काम किया था, इंडिया के लिए उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, यहाँ पे वो लोग क्या-क्या काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है। क्लियर? अभी समझ आया? स्टूडेंट्स आप लोग अपना फीडबैक देते रहिएगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं समझ आएगा ना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। जब तक ये क्लास होगा, कंटिन्यू होगा, मैं तब तक ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में डिस्कस कर दूँगी। इसके लिए कोई भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है और जितनी भी यहाँ पे जितने भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर मानो कितने फाइट्स हुए हैं, कौन से डायनास्टी से रिलेटेड कौन से किंग हैं, किसने क्या किया है, मैं सारी चीज़ों का ना ट्रिक बता दूँगी। और ये ट्रिक आप लोगों को सिर्फ याद रखना है, बाकी चीज़ें ऐसे ही याद रह जाएँगी, ठीक है? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने लोग हैं, सबके बारे में विदाउट ट्रिक आप लोग याद नहीं कर पाओगे, ठीक है? अब मुगल्स में जैसे बाबर है, हुमायून है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगज़ेब, लेटर मुगल्स कौन थे, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ये सब कुछ हमें देखना है। बाबर जब इंडिया में आए थे, उन्होंने कैसे अपना सेटलमेंट को एस्टेब्लिश किया था, उन्होंने कौन से फाइट फॉट किए थे, ठीक है? उसके बाद हुमायूँ का क्या किस्सा था, ठीक है? हुमायूँ का क्या स्टोरी था? अकबर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। एंशिएंट हिस्ट्री में एक फेमस किंग हुआ करता था अशोका, ठीक वैसे ही मेडिएवल किंग में एक बहुत ही फेमस किंग हुआ करता था या फिर मुस्लिम किंग हुआ करता था जिसका नाम है अकबर। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही सही हुआ करता था, ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं, इनके टाइम पीरियड में आर्ट एंड कल्चर, देन इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हुआ था, ठीक है? मिलिट्री सिस्टम, एवरीथिंग। तो हमें इन 2 किंग्स के बारे में भी डिटेल्स में जानना है क्योंकि इंडिया का जो सोशल सिस्टम है काफ़ी हद तक इन दोनों किंग के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था, उनके ऊपर बेस करके बनाया गया है, ठीक है? तो क्या था, क्या नहीं था, इन लोगों ने क्या-क्या इनका सोशल जस्टिस पॉलिसी क्या हुआ करता था, सोसाइटी के लिए इन्होंने क्या-क्या बनाया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। मुगल्स के जो आर्ट एंड कल्चर है या फिर मुगल के जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चरल वर्क है, ये सब कुछ आपको आज के डेट पे दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, जो इंडिया में सिर्फ दिल्ली पे नहीं, बड़े-बड़े जो शहर है, आपको यूपी के जितने भी सिटीज़ है, वहाँ पे आपको मुगल आर्किटेक्चर से बने हुए
इमारतें देखने को मिलेंगी, तो इससे आप लोगों को थोड़ा-सा समझ में आएगा, ठीक है? इंडिया में जितने भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, हर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंटल वर्क पे मुगल्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो क्या था, किस तरीके से यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया पे आप सब जानते हो मार्बल वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट? प्लास्टर ऑफ पेरिस का वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग घर पे लगाते हैं। मार्बल का काम होता है, टाइल्स लगाते हैं। क्या आप जानते हो ये जो मार्बल आज के डेट पे घरों पे यूज़ होता है, ये एक्चुअली किन की बदौलत हमें मिली है? ये जो मार्बल वर्क है या फिर मानो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो वर्क है, आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किस टाइप का होता है? जो स्टोन वर्क होते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें मुगल आर्किटेक्चर से हमें देखने को मिला है, ठीक है? एंशिएंट पीरियड में इंडियन आर्किटेक्चर भी हुआ करता था, लेकिन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो आजकल घरों में भी दिखने को मिलती है, लेकिन वो आर्किटेक्चरल वर्क मुगल्स ने इंडिया पे लेके आए थे, ठीक है? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बिरयानी, हम लोग बिरयानी खाते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है? वेज बिरयानी, नॉन-वेज बिरयानी, टीवी पे इतना ऐड आता है ना? आप सबको पता है। तो ये जो बिरयानी कल्चर इंडिया का कभी था ही नहीं। ये मुगल्स के साथ इंडिया में एंट्री किया है। मुगल्स के साथ इंडिया के इन लोगों ने बिरयानी का मतलब जाना है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कल्चरल पार्ट्स हैं, जो मुगल कल्चर से हमें मिला है, ठीक है? तो वो कौन-सा है, क्या-क्या है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे जब हम लोग मुगल्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो। इसके बाद हम लोगों को देखना है सुर डायनास्टी, मराठा एम्पायर। आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, सुर डायनास्टी का इमर्जेंस होता है, मराठा एम्पायर सत्ते पे आते हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जहाँ से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बिलॉन्ग करते हैं, राइट? तो मराठा एम्पायर, फिर वहाँ पे शिवाजी, शंभू जी का क्या रोल था, किस तरीके से उन्होंने फाइट किया था, उनके साथ मुगल्स का एक बहुत ज़्यादा एक क्या बोल सकते हैं डिसएग्रीमेंट था, ठीक है? उनके साथ जैसे औरंगज़ेब के साथ शिवाजी का बहुत सारा फाइट हुआ था, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें कैसा था, क्यों था, मुगल्स के जो ब्रिटिशर्स आए थे, उसके साथ मराठास का क्या रिलेशन था, क्या रिलेशन नहीं था, किस तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट करते थे, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है। डेक्कन सल्तनत के बारे में देखना है। डेक्कन सल्तनत में अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, ये सारी सल्तनत किस तरीके से इमर्ज हुए हैं। मतलब जो डेक्कन एरिया, डेक्कन मतलब होता है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो महाराष्ट्र के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है? तो ये वाले इस वाले हिस्से में कौन-सा सल्तनत मिडिएवल टाइम पीरियड पे इमर्ज हुआ था, ठीक है? उस सल्तनत का क्या सिस्टम हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करना है। बेरार सल्तनत, गोलकोंडा सल्तनत, बीदार सल्तनत, काफ़ी टाइम प्रीलिम्स में और मेंस में भी या फिर कोई अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में सल्तनत बेस्ड जैसे कोई अननोन सल्तनत फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है? साउथ इंडिया के एक ऐसा छोटा-सा सल्तनत या फिर एक छोटा-सा एम्पायर के बारे में आज के डेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है? कि बताओ ये जो फॉर एन एग्जांपल एक छोटा-सा कल्चर का नाम बता दिया गया या फिर कोई एक लीडर का नाम बता दिया गया, कोई किंग का नाम बता दिया गया और पूछा गया कि बताओ ये कौन से साउथ इंडियन सल्तनत का हिस्सा है? तो जो साउथ इंडिया की सल्तनत है, नॉर्थ इंडिया में वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। तो इसीलिए साउथ इंडियन जितने भी सल्तनत है आप लोगों को डिटेल्स में थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ भी सवाल बन सकते हैं और ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें डिटेल्स में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है? अब मिडिएवल हिस्ट्री से मैंने एक क्वेश्चन रखा है, जैसे मिडिएवल हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं? With reference to Vijayanagar Empire, consider the following statement. Domingo Pius visited the court of Krishnadev Raya. Niccolo Conti visited Vijayanagar before the reign of Krishnadev Raya. Abdul Razak visited Vijayanagar during the reign of Dev Raya too. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मतलब साउथ इंडिया में कौन से विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है? कौन से विजिटर्स किसके पीरियड में आए हैं? उसके बाद कौन से विजिटर्स ने क्या-क्या लिखा था, कौन-सा लिटरेचर को उन्होंने पब्लिश किया था, कौन से डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने किस किंग के बारे में डिटेल्स दिया था। तो ये सारी चीज़ें भी साउथ इंडिया से हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो मिडिएवल हिस्ट्री का सिलेबस समझ आया? मिडिएवल हिस्ट्री का सिलेबस शॉर्ट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा याद करना पड़ेगा। देखो, आज थोड़ा मेरा इंडिया ठीक-ठाक बना है।
वाओ! नॉर्थ जो मीडिएवल पीरियड है या फिर मीडिएवल हिस्ट्री है। अब मीडिएवल हिस्ट्री में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा हो जाता है नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत को हमें डिस्कस करना है, जिसके अंदर मुगल्स को डिस्कस करना है, ठीक है? इसके अलावा आ जाता है डेक्कन एरिया या फिर डेक्कन हिस्ट्री। तो डेक्कन हिस्ट्री में हमें मराठा एम्पायर के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? उसके बाद विजयनगर किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है। विजयनगर इम विजयनगर किंगडम, बहामनी किंगडम, ठीक है? और भी बहुत सारे डेक्कन सल्तनत के नाम से जाने वाले को डिस्कस करना है। तो मुगल मीडिएवल पीरियड शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए था। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा-सा सिस्टमैटिकली हुआ था या फिर कह सकते हो एक के बाद एक हुआ था। तो मीडिएवल हिस्ट्री को याद रखना ईज़ी है, लेकिन इसका जो नंबर है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है? और मुगल्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। मराठा एम्पायर, विजयनगर, बहामनी, डेक्कन सुल्तनत के बारे में आपको रीड बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन याद रह जाता है। मीडिएवल हिस्ट्री को अगर आप लोग अच्छे से डे 1 से याद करने की कोशिश करोगे या फिर समझ के पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये याद रह जाता है, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है? क्लियर है? तो मीडिएवल हिस्ट्री का 2 पार्ट है। सबसे पहले नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री एंड साउथ इंडियन हिस्ट्री। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत, मुगल्स को देखना पड़ेगा। साउथ इंडिया से मराठा एम्पायर, विजयनगर, बहामनी, डेक्कन सुल्तानेत इन सबको देखना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आया मीडिएवल हिस्ट्री में हमें क्या-क्या स्टडी करना है, क्या-क्या रीड करना है? गुड। अभी हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। सी मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है, ये 1857 से शुरू होता है 1947 तक, ठीक है? अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। जैसे लेटर मुगल्स कैसे थे, रीजियनल पावर्स 18th सेंचुरी पे कौन से रीजियनल पावर इमर्ज होने लगे, कार्नेटिक वॉर क्या-क्या थे, बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर क्या था, एंग्लो मैसूर वॉर क्या था, ठीक है? एंग्लो पंजाब वॉर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल, यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री इसको पहले मैं ऐसे समझाती हूँ। जैसे आप लोग जभी भी कोई बुक पढ़ते हो, उसका एक प्रीफेस देखते हो, फिर आप लोग उसके मेन कंटेंट में जाते हो, ठीक है? तो जैसे प्री हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये कौन सा पीरियड है? ये आप लोग 1757 से लेके 1857 तक के हिस्से को मान सकते हैं, ठीक है? पार्ट 2 इज़ द 1857 का व्हाइट एंड पार्ट 3 1857 टू 1947। यहाँ तक क्लियर हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री का 3 पार्ट है। प्री हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो कि 1757 से 1857 तक का पीरियड था। उसके बाद 1857, ठीक है? जो 1857 का जो बैटल हुआ था, वो एक पार्ट है और उसके बाद ब्रिटिशर्स जब पूरे तरीके से इंडिया का कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो वाला जो हिस्सा 1857 से लेके जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती, मीनवाइल 1947 तक का जो पीरियड है। ठीक है? क्लियर है? मॉडर्न हिस्ट्री का 3 पार्ट समझ आया? तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, मैं इसको काट के 1757 टू 1857, तो ये वाला जो हिस्सा है,
ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 में हुआ है, जहाँ पे हमें लेटर मुगल्स को देखना है कि 18th सेंचुरी में कौन से रीजियनल पावर का डेवलपमेंट हुआ था। कार्नेटिक वॉर मतलब साउथ इंडिया पे कार्नेटिक का मतलब होता है साउथ इंडिया को ही कार्नेटिक बोला जाता है। साउथ इंडिया में कौन से वॉर देखने को मिला था, बैटल ऑफ पलासी और ये बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुआ था जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज़ अ प्री हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया पे थोड़ा बहुत करके आ रहे थे, इधर-उधर रीजियनल पावर्स के साथ फाइट कर रहे थे, ठीक है? बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो-मैसूर वॉर, यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे थे, ब्रिटिशर्स के साथ बहुत सारे अदर यूरोपियंस भी इंडिया पे आए थे, राइट? जैसे डच आए थे, पोर्तुगल्स आए थे, उसके बाद फ्रांस से जो फ्रेंच हैं, वो आए थे। अब इंडिया में आने के बाद ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, रीजियनल पावर्स इंडिया में जितने भी छोटे-छोटे किंग्स हैं, उनके साथ भी फाइट कर रहे थे और अपने यूरोपियंस जो नेबर्स हैं उनके साथ भी फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पे इस फर्स्ट पेज में हमें यही सारी चीज़ें देखनी है। यूरोपियन पेनिट्रेशन की किस तरीके से छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ ब्रिटिशर्स इंडिया पे एंट्री करते हैं, किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करना शुरू करते हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज़ क्या-क्या था, उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या होने लगा, ठीक है? देन सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या-क्या होने लगा था, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो लीडर्स हैं, उनके बारे में देखने को मिलेगा, जैसे राजा राम मोहन राय, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। उसके बाद विद्यासागर, है ना? देन उसके बाद और भी बहुत सारे जो हमारे कोई 1-2 नाम आप लोग भी मुझे सजेस्ट करो कि कौन से नाम आप लोगों को सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट से पता है मतलब आप लोगों को क्या पता है इसके बारे में? और भी बहुत सारे जो लीडर्स थे, जो इस टाइम पीरियड पे सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, नहीं, गांधी जी तो बाद में आते हैं, वो तो नेशनल लीडर है, जो इस टाइम पीरियड पे इंडिया पे थे और जो एजुकेशन के थ्रू, न्यूज़पेपर राइटिंग के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो बेटा, अभी जो ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए हैं, वो हमें अ, कोलोनाइज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स हम पे हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जिन लीडर्स हमें बताने की कोशिश कर रहे थे, जिस मूवमेंट के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो करते थे, उसको सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स कहा जाता है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है और सारे एग्ज़ाम्स का एक इम्पोर्टेंट चंक हिस्सा है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे बहुत सारे मूवमेंट्स हुआ है, बहुत सारे इंडिया की जो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक जो प्रथाएँ होती थी, जो कस्टम्स हुआ करता था, उन सारे कस्टम्स को इसी मूवमेंट्स के द्वारा खत्म कर दी गई। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सतीदाह प्रथा एक हुआ करता था बंगाल में, है ना? जहाँ पे क्या हुआ करता था, जहाँ पे छोटे-छोटे बच्चियों को बड़े-बुजुर्ग लोगों के साथ शादी करवाया जाता था और जब उनके हस्बैंड मर जाते थे, तो बच्चियों को भी जला दिया जाता था। तो ये जो सतीदाह प्रथा था इन्होंने बंद कर दिया था। राजा राममोहन राय ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था और करने के बाद इसको खत्म किए थे। उसके बाद जो विडो होते हैं, विडो रीमैरेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था, प्रोटेस्ट करना पड़ा था और विद्यासागर ने 1856 में विडो रीमैरेज एक्ट को लागू करवाया था ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्योंकि इंडिया में तो इज़िली ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है? तो इस टाइप के और भी बहुत सारे एक्ट को लागू करवाया गया गया था और इंडिया पे जितने भी इनह्यूमन कस्टम को फॉलो किया जाता था, उन सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए यहाँ पे ये मूवमेंट को किया गया था। यहाँ तक क्लियर है? सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट ये आप लोगों के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये सारी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एजुकेशन के लिए एविल कस्टम्स के लिए कैसे किस तरीके से एविल कस्टम को सोसाइटी से हटाया जाए, किस तरीके से एजुकेशन को स्प्रेड करवाया जाए, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें बहुत मतलब आगे जाके बहुत सारे फीमेल लीडर्स भी देखने को मिलेंगे। अब ये होते-होते फिर ब्रिटिशर्स के बारे में लोग और भी ज़्यादा जानने लगे एंड देन 1857 के रिवॉल्ट के लिए लोग अपने आप को प्रिपेयर करने लगे, राइट? उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट आता है, वो होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 ठीक है? ये है सेकंड पार्ट। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ से आज के डेट पे प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस आना बंद हो गया है। अगर आता भी है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, लेकिन इस वाले एरिया से स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आज के डेट पे भी काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है?
जैसे लीडर्स के नाम क्या हैं, लीडर्स नेम, कौन-सा एक्ट कब यूज़ किया गया था, ठीक है? किस तरीके से जो ये बैटल हुआ था, बैटल का प्रोसेस क्या था, कहाँ से क्या शुरू हुआ था, राइट? पर ज़्यादातर आज के डेट में यूपीएससी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है? कि कॉजेस क्या था, लीडर्स क्या था, इंटरकनेक्शन क्या था, किस तरीके से सेपरेशन किया गया है, क्या ये जो रिवोल्ट है, इसको नेशनल मूवमेंट क्यों नहीं बोला जाता है, ठीक है? एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो इस वाले पार्ट से आता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या हम लोग नेशनल रिवोल्ट बोल सकते हैं या फिर इसको क्यों या फिर ऐसा भी सवाल आता है कि कौन सा जो फाइट है जिसको हम लोग फर्स्ट नेशनल मूवमेंट में या फिर फर्स्ट नेशनल प्रोटेस्ट की तरह देख सकते हैं और क्यों देख सकते हैं अगर हम लोग कह सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 नेशनल रिवोल्ट नहीं था तो क्यों नहीं था तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं ठीक है क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा है ये रिवॉल्ट में इंडियंस को हार मिली थी, ये जीत नहीं मिली थी, लेकिन इससे क्या बेनिफिट हुआ था आगे जाके गांधी जी के टाइम पे जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, उस मूवमेंट्स पे इस रिवॉल्ट का क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा है? हाँ, बिल्कुल, फ्रीडम स्ट्रगल इस टाइम से शुरू होता है और ये रिवॉल्ट देखो नेशनल रिवॉल्ट नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग नेशन के बारे में नहीं सोच रहे, यहाँ पे सब अपना पर्सनल प्रॉफिट के लिए आए थे, ठीक है? सब अपने पर्सनल प्रॉफिट और पर्सनल एजेंडा लेके ये फाइट को मतलब इस बैटल में हिस्सा लिए थे और इस बैटल को फाइट किए थे राइट तो इसीलिए इसको नेशनलिज्म से रिलेट नहीं कर सकते हैं बट नेशनलिज्म के लिए नेशनल मूवमेंट का स्टार्टिंग फेज आप लोग कह सकते हो कि जब इंडियंस ने देखा कि 1857 की तरह एक बड़ा लड़ाई ये लोग लड़ सकते हैं तो इंडियंस के बीच में एक कॉन्फिडेंट इमर्ज हुआ ठीक है कॉन्फिडेंस आया और ये लोग फिर बाद में जाके गांधी जी के साथ मिलके फाइट पे उतर आए क्लियर है चलो उसके बाद फिर नेशनलिज्म का जो एरिया है इसके बाद थर्ड पार्ट शुरू होता है ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड पार्ट जो कि है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया जिसका पीरियड था 1858 टू 1905 ठीक है कि किस तरीके से जो कंट्री है, कंट्री में किस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन का इफ़ेक्ट आ रहा है, इंडिया में प्रेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका क्या रोल हो रहा है, ठीक है? इंडिया के पास्ट को रीडिस्कवर किया जा रहा है। इस टाइम पे भी छोटे-छोटे पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, लोगों की माइंडसेट में बदलाव आ रही है। लोग पहले एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते थे, लेकिन इसके बाद लोग एक मॉडर्न सोसाइटी में रह तो रह रहे हैं, लेकिन एक कोलोनाइज़्ड वे में लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है? किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है, मॉडरेट्स किसे कहते हैं, ठीक है? मॉडरेट्स किस तरीके से काम करते थे? ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ क्या कर रहे थे? तो ये सारी चीज़ें हमें इस फ़ेज़ में देखने को मिलेगा। अभी तक इंडिया में गांधी जी का इमर्जेंस नहीं हुआ है, ठीक है? गांधी जी का इमर्जेंस होता है, किसी को कोई आइडिया है कब होता है? जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी ने कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया है या फिर कब से उनका एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा? तो वो है 1917 ठीक है? 1917 से गांधी जी का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या बताया था मॉडर्न हिस्ट्री का 3 पार्ट है। फर्स्ट प्री हिस्ट्री जो कि 1757 से 1857 तक का है। सेकंड 1857 का फाइट है और उसके बाद 1858 से 1947 जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता। अब अगर मैं थोड़ा-सा और सिम्प्लीफाई करूँ ताकि आप लोग थोड़ा-सा चीज़ों को समझने लगोगे, तो वो ये है कि थर्ड पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है? ये है फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है? 1858 से 1905 तक फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है 1980 1905 टू 1918 तक एंड देन ठीक है? 1919 से लेके 1939 तक और एक लास्ट पार्ट, ठीक है 4 पार्ट
1939 से 1947 तक। मैं इसको अलग से पेज में बना दूँ क्या? ताकि आप लोगों को समझ आए? ओके, जस्ट सी आप लोग जभी भी मॉडर्न हिस्ट्री को स्टडी कीजिएगा, तो ये जो मैं अभी चार्ट बनाने जा रही हूँ, इसके बेस पे स्टडी कीजिएगा, ताकि ना ये चार्ट को देखिएगा तो फिर आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मॉडर्न हिस्ट्री, टाइम पीरियड क्लियर है? नाउ फर्स्ट प्री फेज़ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जिसका टाइम पीरियड 1757 टू 1857 है। इसका दूसरा पार्ट है 1857, ठीक है? एंड थर्ड पार्ट है 1858 टू 1947। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री का 3 पार्ट है। क्लियर है? अब थर्ड पार्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स। पार्ट 1 ये कौन सा पीरियड था? 1858 से 1905 तक एक पीरियड था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही थी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। ठीक है? इस टाइम पे इंडिया जो फॉरेन मिशनरीज़ थे, इंडिया पे आ रहे थे। जितने भी यूरोपियन सिस्टम था, इंडिया पे वो उसको इंट्रोड्यूस करके एस्टेब्लिश कर दिया जा रहा था। ठीक है? जैसे जो प्रेस था, वो इंडिया में लागू हो रहा था। इंडिया पे इंडियन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। फॉरेन एजुकेशन को इंडियन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, ठीक है? क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। तो सिमिलर इवेंट्स के बेस पे हम लोग इस पीरियड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट 1858 टू 1905, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ हो रही थी। उसके बाद 1905 से लेके 1918 तक एक पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, ठीक है? जहाँ पे और ये आंदोलन सिर्फ़ ईस्टर्न साइड में बंगाल के रीजन में देखने को मिल रहा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम इस वाले रीजन पे और इधर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा था। बाकी सारे इंडिया में बहुत ज़्यादा वो प्रोटेस्ट या मूवमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है? उसके बाद 1919 से लेके 1939 का एक पीरियड था। पूरे इंडिया में हर जगह पे मूवमेंट हो रहा था। गांधी जी लीड करते थे हर एक मूवमेंट को या फिर जिसको गांधीयन इरा भी बोला जाता है एंड लास्ट फेज 1939 और 40 से लेके 1947 तक का जो पीरियड है। क्लियर है? तो ये दोनों पीरियड को गांधीयन इरा भी बोला जाता है। क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी होता था, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सब गांधी जी लीड कर रहे हैं। ठीक है? तो ये अभी क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ में आया कि देखो इस फेज़ में जो भी फाइट हो रही थी, इंडिया पे जो भी एक्टिविटी हो रही थी, वो सेम हो रही थी। इस टाइम पे 1905 से लेके 1909 तक इस पीरियड में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहा था, स्वदेशी मूवमेंट्स हो रहा था, वो इंडिया के 2 हिस्सों में हो रहा था, ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में, बाकी कहीं पे हो नहीं रहा था। सबका रीज़न सिमिलर था। 19 से लेके 39 तक गांधी जी के बड़े-बड़े 3 मूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिला है। सबसे पहले किसी को पता है कौन से वो मूवमेंट्स हैं? एनीवन? ठीक है। बाकी अदर्स लाइक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है? नहीं, नहीं, मैं बड़े मूवमेंट की बात कर रही हूँ।
नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उसके बाद सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस टाइप के मूवमेंट। हाँ, सॉल्ट मार्च, यस। जितने भी गांधी जी के सत्याग्रह जिसको जो कि स्टार्ट हुआ था चंपारण से, बहुत फेमस है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है? जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह है इंडिया पे। उसके बाद सॉल्ट मार्च आ जाता है, खिलाफत आ जाता है, ठीक है? बट बड़े लेवल पे ये तीनों हुए थे, ठीक है? तो ये वो पीरियड है जिसको गांधीयन इरा बोला जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री में अगर टाइम ना मिले, अगर आपको एग्ज़ाम पे बैठना है, 10-15 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना है, तो सिंपल सी एक बात दिमाग में बिठा लो, ये वाला हिस्सा कवर करके जाना है। 1858 से 1947 तक का जो पीरियड है, पढ़ के जाओ। ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी सवाल आते हैं, उसका 70% इस वाले क्वेश्चन से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, बहुत ज़्यादा। कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में बैठो, मेंस में बैठो, इस वाले सेगमेंट से क्वेश्चन्स आते ही आते हैं। मतलब ये 4 फेज़ अच्छे से रट के जाना है। एकदम दिमाग में अगर सोते हुए भी किसी को मतलब तुम लोगों को उठाया जाए और पूछा जाए कि बताओ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब शुरू किया था, किसने किया था, फेमस लीडर कौन है, कहाँ पे इसका एंड हुआ है, रीज़न क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो याद होने चाहिए। ठीक है? सोते हुए भी सिविल ओबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है, क्विट इंडियन मूवमेंट का मतलब क्या है, सत्याग्रह क्या होता है, नॉन वायलेंस क्या होता है, ये सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है? सॉल्ट प्रोटेस्ट कब हुआ था, सॉल्ट मार्च कब हुआ था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा, अदरवाइज़ तो बस टाइम पास ही होगा। क्लियर है? ध्यान में देना मैं इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये दिमाग में रहेगा तो आप लोगों के पास ना आप लोग भी ध्यान में रखोगे कि हमें कौन से एरिया पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। मिडिएवल हिस्ट्री एक बार के लिए छोड़ भी दो, बट मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इसको स्किप करके गए, फिर मार्क्स नहीं आएँगे क्योंकि ज़्यादातर तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के दोनों छोड़ के जाओ, क्योंकि आज के डेट पे स्किप तो कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आप लोग देख भी रहे हो कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो जो सिलेबस में है एटलीस्ट उसको तो पढ़ के जाओगी, है ना? चलो, तो मॉडर्न हिस्ट्री में बस हमें यही सब देखना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ थोड़ा-सा यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इस वाले फेज़ में मैं यहाँ पे बस मोटा-मोटा चीज़ लिख रही हूँ, बाकी तो हम लोग जब कवर करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे रिवोल्यूशनिज़्म और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हमें डिस्कस करना है, ठीक है? रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट मतलब भगत सिंह का जो पीरियड है, वो इसी टाइम पीरियड में आया था, ठीक है? रेडिकल्स किसे कहते हैं? रिवोल्ट्स क्या होता है? रिवोल्ट्स ये जो टर्म फेमस हुआ था, किस तरीके से हुआ था? जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे, वो किस तरीके से रिवोल्ट करते थे? क्यों रिवोल्ट करते थे? उनका जो पाथ था, क्या वो सही था? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के लिए उनको क्या-क्या करना पड़ा था? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ेगा। 1905 से लेके 1918 तक का जो पीरियड है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के लिए फेमस है। 1919 से लेके 1939 टू 1947 ये वाला जो पीरियड है ये गांधीयन पीरियड है, ठीक है? यहाँ का जो प्रोटेस्ट का तरीका था वो डिफरेंट था और इस टाइम पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो इमर्जिंग रिवॉल्यूशंस हमें देखने को मिल रहा था, वो थोड़ा-सा अलग है। 1858 टू 1905 इस वाले दौरान में इस वाले टाइम पीरियड में हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की इमर्जेंस देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें मॉडरेट्स के बारे में डिस्कस करना है। ये मैं मोटा-मोटा सिलेबस का पार्ट बता रही हूँ। इसके अलावा हमें बहुत सारी डिटेल्स डिस्कस करना है। क्लियर है? समझ आया? अब देखो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में कौन से वो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, उनका क्या काम था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ब्रिटिशर्स उनको सप्रेस करने के लिए क्या-क्या एक्शन्स लेते थे, ये सारी चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले फेज़ पे
ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, मॉलेम इंटू रिफॉर्म्स, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ये जो टर्म आया है ना आज के डेट पे, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सब कुछ इंडियन हिस्ट्री का देन है, या फिर कह सकते हो इनका जो मतलब इमर्जिंग पीरियड है वो पीछे है। तो हमें इस टाइम पीरियड पे देखना पड़ेगा इन टर्म का मतलब क्या है। उसके बाद 1919 से लेकर 1939 तक हमें गांधी जी और उनके लीडरशिप में जितनी भी एक्टिविटी हुई है उन सबको देखना है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देखना है, ठीक है? जितने गवर्नर जनरल्स थे ब्रिटिश इंडिया के जो इंडिया में अपॉइंटेड थे, उन सब के नाम देखना है, उनका टाइम पीरियड देखना है, उन्होंने क्या काम किया है, ये सब कुछ डिस्कस करना है। डिफरेंट एक्ट्स लाइक राउलाट एक्ट क्या है, सत्याग्रह का मतलब क्या है, जालियांवाला बाग मैसाकर किसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, राइट? नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या है? स्वराजिस्ट किसे कहते हैं? नो चेंजर्स क्या है? इमर्जेंस ऑफ न्यू फोर्सेस, सोशलिस्ट आइडियाज, यूथ, ट्रेड यूनियनिज्म, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है? ये सब कुछ डिस्कस करना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सब देखना है। उसके बाद हमें नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू क्या हुआ था? ऑगस्ट ऑफर क्या है? इंडिविजुअल सत्याग्रह, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, पीसेंट मूवमेंट, स्टेट पीपल स्ट्रगल, ये सब कुछ डिटेल्स में देखना है। इनकी डेट, कौन से डेट पे इनको इश्यू किया गया था, कौन से लीडर इसके साथ रिलेट करता है, इसका क्या कंसेक्वेंसेस हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है। क्रिप्स मिशन क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वी विल प्लान आईएनए, सुभाष चंद्र बोस कैबिनेट मिशन, ठीक है? उसके बाद नेशनलिज्म का क्या कंडीशन था आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, पार्टीशन में क्या कंडीशन रहा है, किस तरीके से पार्टीशन हुआ, ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़ के गए थे तब कंडीशन क्या था। तो ये सारी चीजें हमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कवर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट। एंशियंट हिस्ट्री का भी सिलेबस लिमिटेड है, मिडिएवल का लिमिटेड है, बट मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है? तो डे 1 से मॉडर्न हिस्ट्री को सिंसियरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके साथ आप लोग मजाक नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर मॉडर्न इंडिया को डे 1 से प्रिपेयर नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, टाइम नहीं मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है? तो मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है। एक बार समझ के इसको तैयार कर लिया ना बैठ के, तो कोई भी एग्जाम्स आराम से क्लियर कर सकते हो, अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में भी तो चीजें लिमिटेड ही है ना। इसको समझ के चीजें एक बार याद कर लो बस, फिर कोई भी एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है? अब मॉडर्न हिस्ट्री से जैसे एक सवाल ये पीवाईक्यूज में आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 में आया था, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है? इट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड princely states, provincial autonomy replaced the system of डायरार्की इन द प्रोविंशियल डायरार्की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न इंडिया में टर्म बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, मिडिएवल हिस्ट्री से भी टर्म बेस्ड, हिस्ट्री में टर्म बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में से भी आते हैं, मिडिएवल हिस्ट्री से भी आते हैं एंड मॉडर्न हिस्ट्री से तो आते ही आते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग बस यहीं पे एंड करेंगे, बचता है सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जो कि मुझे आप लोगों को बताना है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिलेबस क्या है, क्या नहीं है, ये थोड़ा-सा ड्यू रह जाता है। तो कल के क्लास में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के सिलेबस को मैं डिस्कस करूँगी कि क्या-क्या इसके अंदर कवर करना है, क्या कवर नहीं करना है। इसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है, लेकिन इसको समझ आप लोगों को अच्छा लगेगा इसको समझना। एक बार पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को समझ लोगे ना, तो फिर आप लोगों के पास ना नॉलेज इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप लोग किसी भी इंसान को अच्छा खासा ज्ञान दे सकते हो कि क्या सही था, क्या नहीं था। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसके ना काफ़ी सारे बुक्स भी अच्छे-अच्छे बुक्स आते हैं। एक तो रामचंद्र गुहा की आती है, बहुत अच्छी बुक है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर। तो यस, ये वाले पोर्शन भी हमें डिस्कस करना है, लेकिन ये जो एरिया है ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है, बाकी स्टेट पीसीएस में थोड़ा बहुत मेंस में आता है, बट यूपीएससी में ये सिर्फ मेंस का सिलेबस है और इंटरव्यू में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। मेंस कम इंटरव्यू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को पॉलिटिकली अपना ओपिनियन को बिल्ट अप करना है, तो ओपिनियन बिल्डिंग एरिया है। अगर आपको अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड अप करना है, ठीक है? कि मानो कोई एक डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, कोई भी टीचर के साथ, कोई भी प्रोफेसर के साथ, कोई भी स्कॉलर्स के साथ डिबेट करना है,
ठीक है? तो ये वो हिस्सा है जिसको डिस्कस करके, जिसको जान के इंडिया के करंट सिनेरियो को आराम से समझ पाओगे। ठीक है? तो बस आज के लिए यहीं तक था। किसी को कोई डाउट है देन मुझे कमेंट में बताओ। ओके, ठीक है। तो मैं ये आज का पीडीएफ शेयर कर दूँगी, ठीक है? और कल हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में डिस्कस कर लेंगे और अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करना है, आप लोग चाहते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस भी मैं एक बार डिस्कस कर लूँ, देन मैं कल के क्लास में फिर उसको डिस्कस कर दूँगी। अदरवाइज़ कल के क्लास में पोस्ट इंडिपेंडेंस को कंप्लीट करके हम लोग एक रूटीन बनाएँगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना हिस्ट्री का जर्नी शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, चलो फिर आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।